हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 63। वर्कशीट नंबर 63 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और आज हम सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आज हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। वर्कशीट क्लास 10th का है और वर्कशीट है 8 दिसंबर 2020 का। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। तो सबसे पहले समझिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है सत्ता के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो इसका उत्तर हम यही लिख देते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। अब ये शक्तियाँ किनके बीच बंटती है, तो देखिए, जब केंद्र सरकार से शक्तियाँ लेकर राज्य तथा स्थानीय सरकारों को दी जाती है। तो बच्चों मैंने इसका उत्तर यही लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्तियों का बंटवारा। जब केंद्र सरकार से शक्तियाँ लेकर राज्य तथा स्थानीय सरकारों को दी जाती है उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बच्चों न्यायपालिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए अब हम न्यायपालिका के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों न्यायपालिका का कार्य होता है वह विवादों को सुलझाती है। जो विवाद लोगों के बीच होता है उसे सुलझाने का काम न्यायपालिका करती है और साथ ही यह अपराध को कम करने में मुख्य भूमिका अदा करती है। किसको कम करने में बच्चों, तो अपराध को कम करने में मुख्य भूमिका न्यायपालिका अदा करती है। और न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये है बच्चों न्यायपालिका का कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। कौन कानून बना सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। चौथा प्रश्न हमारा है बच्चों शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। अब हमें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला हो जाएगा हमारा नगर निगम। और नगर निगम जो है वह कहाँ होता है, तो ये बड़े शहरों में होता है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं नगर परिषद। नगर परिषद जो है वह छोटे शहरों में होता है। मैं यहाँ पे परिषद के लिए सिर्फ संक्षेप में लिख दे रही हूँ, आप इसे पूरा कर लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता देश के विकास के लिए है, बेहतर प्रशासन के लिए है। तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे देश के विकास के लिए। ये हमारे देश का विकास करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, बेहतर प्रशासन सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें इनकी आवश्यकता है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बनाता है।
तो कौन बनाता है बच्चों? यहाँ देखिए, समवर्ती सूची में कानून जो है वह केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है, या दोनों सरकारें मिलकर के बना सकती हैं। तो यहाँ हम इसका उत्तर लिखेंगे केंद्र तथा राज्य सरकार। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। अब यहाँ देखिए, ये रेखांकित शब्द जो हैं, कार्यपालिका, उसकी जगह पे कौन सा शब्द होना चाहिए ये हमें बताना है। तो यहाँ कार्यपालिका की जगह होगा विधायिका। विधायिका के पास क्या होता है? विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होता है। तो यहाँ कार्यपालिका ना होकर के क्या होगा? विधायिका। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान भरिए। नीचे रिक्त स्थान दिया गया है जिसे हमें भरना है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा खाली जगह अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। तो अन्य और कितनी भाषाएं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। भाषाओं की कुल संख्या 22 है बच्चों, ये आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा स्पेन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए। अब देखिए, अभिकथन ए हमारा है, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। इसका कारण दिया हुआ है आर, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।